हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फतेहाबाद के पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन बनाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस दौरान सुभाष सुधा ने बताया कि सीएम ने पंचनंद सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। तो 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के ये भवन तैयार हुआ है और यहां मुख्यमंत्री ने पंचनद सदन का शिलान्यास किया है, जिसको लेकर के ये तस्वीरें और पूरा कार्यक्रम हुआ और ऑनलाइन तरीके से मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है। प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव और उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में पिछले 5 नगर निगम चुनाव में सभी 5 मेयर बीजेपी के ही जीत कर आए थे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार भी सभी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने बताया कि इन चुनावों को भी बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। पिछली बार भी जो 5 चुनाव हुए थे 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी जीतते थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसमें जेजेपी साथ से मिलकर लड़ रही है चुनाव या कैसे है? हाँ नहीं, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जब सरकार हमारी इकट्ठी है तो चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे और उसका हमारा फैसला है। जहां जो जरूरी सीटें थी उनको भी दी गई है, बाकी भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इतना बड़ा काम आपने कर दिया, आप जो कहोगे उसी टाइम। प्रदेश सरकार एक बार फिर से प्रदेश के स्कूल खोलने जा रही है, जिसके बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज को जानकारी देते हुए ये बताया कि 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल शुरू किए जाएंगे, तो वहीं 9वीं और 11वीं के लिए एक हफ्ते बाद से स्कूलों को शुरू किया जाएगा। और क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, इस पर बात की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। 14 दिसंबर से सरकार ने एक दफा फिर स्कूल खोलने का फैसला लिया है और इस समय हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं। उनसे जानेंगे कि स्कूल जो खुलेंगे किन गाइडलाइंस के तहत हैं और किस तरह की प्रिकॉशंस जो हैं स्टूडेंट्स को और टीचर्स को लेनी होगी। सर, ये बताएं कि ये स्कूल खोलने का फैसला है 14 से, एक तो कौन कौन सी क्लास के लिए खोले जा रहे हैं और दूसरा किस तरह की प्रिकॉशंस जो है लेनी होंगी? देखिए, अभी केवल हम 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल रहे हैं और एक सप्ताह बाद फिर हम जो 9वीं क्लास और 11वीं क्लास है उसके लिए खोलेंगे स्कूल को। उसमें एक सप्ताह का इसलिए हमने टाइम रखा कि पहले जो भी बच्चे आएंगे वो किसी भी डॉक्टर से एक ऐसा प्रमाण पत्र लेके आएंगे कि उनमें कोई भी इस प्रकार के लक्षण नहीं है, तो वो हमने रखा। और जो अभिभावक हैं उनसे तो परमिशन का हमने पहले ही रखा था कि उनकी परमिशन से ही बच्चों को हमने स्कूल में बुलाया था, तभी वो स्कूल में आए थे, ताकि उनके अभिभावकों ने भी उस पर निर्णय लिया। पीछे जो एक घटना हुई कि लगभग 177 के करीब बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी संख्या बच्चों की थी जिनमें से ये एक संख्या ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक थोड़ा सभी स्वाभाविक सी है, घबराहट सी होती है कि भाई इस प्रकार के आगे इससे और ज्यादा बढ़ जाए तो एक समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चों की लाइफ नंबर 1 है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। एजुकेशन भी जरूरी है बहुत ही। तो अब की बार और इस प्रकार की हमने सारी गाइडलाइन दी हैं। ये जो टेस्ट होंगे बच्चों के, क्योंकि सरकारी जो स्कूल हैं खासकर इनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि से और बड़ी मात्रा में जो हैं EWS सेक्शन से हैं, और टेस्ट के जो रेट हैं, क्या ये जो टेस्ट हैं निःशुल्क रूप से होंगे? नहीं, ये वैसा टेस्ट नहीं है जी। कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव वाला टेस्ट नहीं है। ये तो खाली डॉक्टर को लिख के देना कि बच्चे में इस प्रकार के लक्षण नहीं है। वो किसी भी डॉक्टर से लिखवा के ले आओ, जो भी डॉक्टर है, चाहे वो
BMS भी है वो, और चाहे वो MBBS है डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है वो लिख के दे देंगे भाई इस प्रकार के लक्षण कुछ नहीं है, तो इतना ही पर्याप्त है, कोई तो उसके लिए खर्चा कुछ नहीं हो तो लिख के दे देंगे सरकारी। क्या ये काफी होगा सर, जिस तरह से कोरोना क्योंकि असिम्प्टोमेटिक भी चल रहा है और सिम्प्टोमेटिक तो है ही, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर्स जो हैं कोई ऐसा सर्टिफिकेट देंगे? हाँ, नहीं देने में कोई मेरे हाल दिक्कत नहीं है, वो सारा हमने जारी भी कर दिया सारा वो डॉक्टर भी उसमें सहयोग करेंगे, और थोड़े से लक्षण दिखते हैं, अगर मान लो लक्षण दिखते हैं तो उसका टेस्ट करा लेंगे ना जी। मान लीजिए किसी को ज्यादा छींक है रही, खांसी है, उसको वो पहले से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मान लो अगर उनको 25% भी लगाएगा कि भाई हो सकता है, तो फिर तो उसका टेस्ट ही कराएंगे ना जी। ये स्कूल अब मैंडेटरी है सबके आने लिए, या जो बच्चे आना चाहेंगे अपने माता पिता की इच्छा से वहीं आएंगे? नहीं, ये पहले की तरह ही है, जिस प्रकार से जैसे माता पिता अगर चाहते हैं तो बच्चे को स्कूल भेज दें। क्या ऑनलाइन जो एजुकेशन आपकी चल रही है इस समय वो इस पैरेलल चलती रहेगी? और दूसरा, अगर केसेस आ जाते हैं बच्चों में तो फिर दोबारा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो वैसे ही चलती रहेगी, और जहां तक दूसरी बात है, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा नंबर 1 है। अगर हमें कहीं भी थोड़ा भी इस प्रकार का लगता है कि मान लीजिए कहीं है, तो हम निश्चित तौर से उसके हिसाब से ही निर्णय लेंगे। तो ये है शिक्षा मंत्री कंवरपाल जो बता रहे थे कि किसी भी तरह से नियमों से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सोमवार से 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल खोले हैं, लेकिन छात्रों को उन्हीं को आने दिया जाएगा स्कूलों में जिनके पास किसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र होगा कि ये छात्र जो है जो मेडिकली फिट है। हालांकि इसमें कोरोना का टेस्ट कराना लाजमी नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान लगातार 18 दिन से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बातचीत करने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी और षड्यंत्रकारी कहती है। सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था उनकी आय दोगुनी करने का, लेकिन दोगुनी की बजाय किसानों की आमदनी कम हुई है। इस दौरान उन्होंने अपील की कि किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। कांग्रेस का नाम लेके इनमें फूट डालना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश की किसान आंदोलन को काम में फूट डालने के लिए। कभी SYL के मुद्दे की बात करते हैं, कभी जो है खालिस्तानी की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी की बात करते हैं। मतलब इस ढंग की बात कभी ये जो है इनको षड्यंत्रकारी बताते हैं किसानों को। मतलब अन्नदाता का इतना भारी अपमान ये सरकारी लोग कर रहे हैं, बीजेपी नेता कर रहे हैं, इससे बड़ा अपमान अन्नदाता का नहीं हो सकता। और किसान आंदोलन को लगातार अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। बहादुरगढ़ में सबका सैनिक संघर्ष समिति ने भी कृषि कानूनों के विरोध में अपने मेडल लौटाने का ऐलान किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि किसान के बेटे ही देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं और ऐसे किसानों को खालिस्तानी कहना सरासर गलत है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और इन कानूनों को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਲਗਾਉਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਲਗਾਉਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? जज्जर में किसान आंदोलन को गोलिया खाब का समर्थन मिला है। किसान आंदोलन में सहयोग देने के लिए गोलिया खाब कल 300 ट्रैक्टर के साथ उपायुक्त के जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपने के बाद फौरन ही जिला स्तर पर किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ गोलिया खाब जल्द ही गांव-गांव जाकर किसानों का जन समर्थन भी जुटाएगी। आज की पंचायत हमारी गुड़िया खाप की पंचायत थी और काफ़ी संख्या में
हमारे नुमाइंदे, हमारी सरदारी, हमारे तमाम सरपंच गण सामने आपके खड़े हैं। सारी सरदारी हमारी मौजूद थी और उसमें एक ही निर्णय लिया गया कि भाई जितने भी संगठन, जितनी खापें जहां भी बैठी हैं, उनका तमाम खापों का, तमाम संगठनों का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और वो जहां जो आदमी काम कर रहा है वो अपना काम करते रहो और हमारा पूरा समर्थन है। हम अपने तरीके से हम भी आंदोलन में किसानों के प्रति पूरा दमखम दिखाएंगे और हम अपना आंदोलन जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से करने का काम करेंगे, जिससे एक नया संदेश और पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन का एक नया रूप निकल के आए। वहीं सिरसा के गांव में नाबालिग से गैंगरेप और मर्डर का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने यह आरोप लगाया कि जान पहचान के युवकों ने ही इस हैवानियत को अंजाम दिया। घर वालों का यह भी कहना है कि सभी आरोपी चाय बनवाने के बहाने से घर में घुसे थे, जिसके बाद पीड़िता को अपना निशाना बनाया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या और पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही है। घर पे लड़की थी और छोटा लड़का था 12 साल का। तो ये 2 लड़के आए, पहले तो दुकान पर आकर के मैंने उन्होंने सिगरेट पी है, फिर लड़के को चाय की कहने लगे कि आप चाय बनवा के ले आओ घर से। तो लड़का अपनी दीदी को कहा कि चाय बना के दे। चाय की कह के आ गया तो थोड़ी देर बाद में वो लड़का कहता है मैं घर जाके आता हूँ, आपके बाथरूम जाके आता हूँ और मैं चाय भी लेता हूँगा। वो घर आके लड़का दुकान पे बैठ गया तो उसके 10 मिनट बाद में उसका साथी था ना, वो भी कहने लगे मैं जाता हूँ, अभी आया नहीं। तो उसको ही करीब 10 मिनट हो गए ना, तो उसके बाद में लड़का आया, अभी क्या बात अभी तक आए नहीं। आगे देखे तो जी लड़की के साथ मुलाकात जब भी पूरी हो रही थी और पूरा शोर शराबा। तो इतने में लड़का भाग गया जी। बड़े भाई वो भी शादी में गए हुए थे, हमारे घर परिवार में कोई भी नहीं था। जब गली में शोर गया, बुलाने गया, इतने ने उन्होंने जी बलात्कार कर दिया और लड़की को मतलब खत्म कर दी मार। 8:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि मंगाल गांव के अंदर कोई नाथों के घर कोई लड़की है, उसका मर्डर हुआ है। तब हम मौके पर पहुंचे थे। उसी टाइम जो है ना डॉक्टरों की टीम, सीन ऑफ क्राइम की अफसर वाला सबको जो है ना मौका घटनास्थल पर पहुंच करके देखा गया था। उसी टाइम कंप्लेनेंट से जिनका एक्सपायर हुई है उसके फादर की कंप्लेंट के ऊपर रात को ही FIR लॉन्च कर दी गई थी। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। टोहाना में बेघर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा खुद बदहाली की कगार पर है। रैन बसेरे की ये हालत विभाग की लापरवाही के चलते है और इस रैन बसेरे में जहां तहां गंदगी के ढेर लगे हैं। रैन बसेरे की हालत इतनी खराब है कि यहां इसे अंदर रहना जोखिम भरा काम है। मरम्मत की कमी के चलते रैन बसेरे की छत के सरिये भी अब दिखाई देने लगे हैं। यहां तक कि यहां कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था ना के बराबर है। आपको बता दें कि इस रैन बसेरे का पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद यहां सुविधाओं में सुधार किया गया था, लेकिन अब वो सभी सुविधाएं नदारद हैं। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की सर्दी के बाद यहां कोई भी जरूरतमंद नहीं आया, लेकिन अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो यहां एक बार फिर से सुविधाएं देने की तैयारियां की जा रही हैं। नगर परिषद में जो रैन बसेरे की व्यवस्था है, हमारी SI ब्रांच है, अजय सिंह है, तो उसके नेतृत्व में लगभग टीम हमारी वहाँ पे हमने एक निरीक्षक भी रख रखा है जो उसकी व्यवस्था दिन रात देखता है। तो एक अच्छी व्यवस्था के तौर पे वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। अभी हाल फिलहाल में संज्ञान में आया कि वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर के हैं, कुछ और है। तो उसके बारे में आज SI ब्रांच को निर्देश जारी हमने कर दिए हैं कि जल्द से जल्द उसमें एक अच्छा सा रैन बसेरे के तौर पर उसको तैयार करके रखे, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी उसकी किसी की जरूरतमंद है, कोई रैन बसेरे का यूज करना चाहता है तो उसके लिए कर सके। फतेहाबाद के गांव काजलखेड़ी के सरकारी स्कूल में देर रात अज्ञात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल स्कूल में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान मौके पर शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट मिले हैं। आपको बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर और अन्य सामान को बुरी तरह से तोड़ा गया। स्कूल के बरामदे में रखे गमलों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर सदर थाना SHO का कहना है
कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सिरसा की सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। सीआईए के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए यह बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर गांव माधो सिघाना क्षेत्र से कार सवार एक नशा तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं उन्होंने दूसरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ के उप निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान रानिया क्षेत्र से भी एक तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की है। सिरसा में एक कबाड़ की दुकान पर लगातार 5 साल से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल चोर छत से उतरकर दीवार में सुराख निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। दुकानदार का कहना है कि पहले भी 4 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको देखते हुए कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन चोर कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत लिखित में नहीं आई। शिकायत आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात को लगभग 12:30 बजे रेकी करने के पश्चात 2 बंदे आए हैं। उन्होंने ब्लैंकेट किया हुआ था और बगल में बिल्डिंग खाली पड़ी है, वहां से एंटर किया उन्होंने और 1:43 पे उन्होंने एंटर किया और 4:38 तक वो कार्रवाई करते रहे अपनी, लगभग 4 या 5 बार। ये साल भर के अंतराल मतलब जब सर्दियों का मौसम आता है तब करते हैं। इस बार कैमरे भी लगे हुए थे। चुनावों की हलचल हो चुकी है, तो ऐसे में हर राजनीतिक दल इस कोशिश में है कि उसकी जीत इस चुनाव के अंदर हो सके। लेकिन शहर की इस सरकार को बनाने से पहले चुनावों की आहट पर हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, चुनौतियां उसी हिसाब से हैं। उकलाना में होने वाले नगरपालिका उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो चली है। एक तरफ जहां पार्टियों ने उम्मीदवारों का चुनाव शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो चुनावों में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला मतदाता भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। होते ही उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। उकलाना में नगर पालिका का चुनाव 27 दिसंबर को होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 तारीख को चुनाव के जो मतदान के बाद है गिनती की जाएगी और उसमें देखने को पता चलेगा कि उकलाना से नए वर्ष पर नया चेयरमैन कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उकलाना नगर पालिका में उतारा है। उसके अलावा बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर आ चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत तय करने वाले मतदाता के मूड में क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल को तलाशने हरियाणा न्यूज की टीम उकलाना पहुंची और जानना चाहा कि जनता को अपने पार्षद और चेयरमैन का काम कैसा लगा। पिछली बार चुने हुए जनता के नुमाइंदे जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरे, इस बार जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेगी। तो स्थानीय निवासियों ने साफ सफाई, पानी की व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बताया। लोगों का कहना है कि नेता ऐसा हो जो लोगों से जुड़ा रहे और जनता के सभी कामों को करे। जनता के मुद्दे तो मेन यही होते हैं जी। मेन तो सफाई है, जैसे सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, और पब्लिक को कोई छोटे मोटे कामों के लिए परेशानी ना हो। जनता तो ये चाहती है कि हमारे काम करने वाला कोई नुमाइंदा ऐसा बने जो जनता से जुड़े, और ऐसे नुमाइंदे का तो कोई फायदा नहीं है, बन के अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, पब्लिक का कोई ख्याल नहीं रखते। कई बार तो ऐसा होता है किसी के पास जाते हैं कि हमारी चलती नहीं जी, भाई बने क्यों अगर हमारी चलती नहीं तो इसलिए अच्छे उम्मीदवार यहाँ से बने और जो जनता के काम करने वाले हो, तो जनता की तो यही उम्मीद है जी और यही चाहते हैं। नाम क्या आपका?
राजकुमार गर्ग। वहीं एक और स्थानीय निवासी से चुनावी मुद्दों को लेकर बात की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी पार्षद अभी तक बने हैं, उन्होंने उकलाना के लिए उतना काम नहीं किया जितना उकलाना के लिए होना चाहिए था। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी है तो टूटी ही रहती हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव में जीतकर आने वाले पार्षदों से उम्मीद जताई है कि वे सफाई व्यवस्था और सड़क निर्माण पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो उकलाना नगर पालिका के जितने भी पार्षद जो पुराने बने थे, कोशिश उन्होंने की होगी, लेकिन उतना काम वो कर नहीं पाए जितना इस उकलाना मंडी के लिए होना चाहिए था। कारण कोई भी रहा हो, तो हम जो नए पार्षद बनेंगे या जो नया चेयरमैन बनेगा, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि एक तो सड़कों के निर्माण में बहुत भ्रष्टाचार रहा है और एक सफाई व्यवस्था, ये दो चीजें उकलाना मंडी में बहुत जरूरी है। सफाई व्यवस्था का तो आप चारों तरफ देखोगे बहुत गंदगी भरा माहौल है, तो सबसे पहले सफाई व्यवस्था अगर वो दुरुस्त करा सकें तो हमारी उनसे यही उम्मीद है और आशा करते हैं कि जो भी नया पार्षद आएगा या चेयरमैन बनेगा वो इस चीज पे सुचारू रूप से ध्यान देगा। जब मतदाता से पूछा गया कि वे किस आधार पर अपना वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार साफ छवि का होगा और समाज में जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसे वोट दिया जाएगा। इस चुनाव पे तो ये देखेंगे कौन साफ छवि का बंदा है, उसके समाज में व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर उसके वोट दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों के लिए साफ सफाई व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और जिस तरह से लोगों ने पिछले कार्यकाल को लेकर अपनी बात सामने रखी, उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि जनता पिछले कार्यकाल से खासी प्रभावित नहीं है। जनता का जो उकलाना में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सफाई व्यवस्था का, जिसका पिछले 5 साल में बुरा हाल रहा है। तो जनता ये चाहती है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो ताकि बीमारियां कम से कम हो, और एक पानी की निकासी का मुद्दा है, सड़कों की बदहाली, लाइट, ये सारे मुद्दे जनता के जुड़े हुए हैं। कैसा रहा है? पिछले कार्यकाल में काफी खींचतान रही है और उस तरह से काम नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे। सफाई व्यवस्था बदहाल रही है, तो इस बार हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति और पार्षद चुनाव जीते जो इन सब बातों पर ध्यान दे। उकलाना में नगर पालिका के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग होगी और 30 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि इन चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जेजेपी की टिकट पर भी यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और भाईचारे की पंचायत के तौर पर भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया है। लगातार जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया बढ़ेगी, वैसे वैसे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर किस उम्मीदवार का जोर बढ़ता जाएगा और 30 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो उकलाना का चेयरमैन कौन बनेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना।